आज रेवाड़ी में कहें सरकार की ओर से हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जबकि कहें कि सरकार खुद ही प्रदेश में हाफ रही है और ऐसे के अंदर जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के किस तरीके से चुनाव से पहले मैराथन का आयोजन किया गया, इसके क्या मायने हैं, राजनीति मायने। सीधे जानेंगे एडवोकेट नरेश चौहान जी से, जो राजनीति विश्लेषक है, एडवोकेट भी हैं और पत्रकार भी रहे हैं, बहुत कुछ जानते हैं और लोगों की निगाह होती है HR न्यूज पर कि कब चौहान साहब कोई बड़ा विश्लेषण करेंगे। तो आज एक बड़ी मैराथन की गई है और यहाँ पर दावा किया गया 50,000 से ज्यादा करीब लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है और कहां से इसके राजनीति मायने निकलते हैं कि किस तरीके से एक तरफ पार्टी के अंदर कहें कि मुखर हो रहे हैं जिनकी टिकट 2019 में कटी, चाहे नरबीर हो चाहे रणधीर सिंह कापड़ीवास हो, तमाम लोग हो, और उधर राव इंद्रजीत सिंह को भी लेकर के एक बड़ा पेच फंसा हुआ है कि पार्टी उनको कितना तवज्जो देगी और विधानसभा चुनाव में क्या मायने होंगे। सीधे जानेंगे एडवोकेट नरेश चौहान जी से। चौहान साहब, आज हाफ मैराथन हुई है, किस तरीके से देखते, क्या राजनीति मायने समझे इसके? मोहनलाल जी, बिल्कुल आपने सही समय पर इस विषय को उठाया है, तो इसके लिए बधाई का पात्र है HR न्यूज। 16 जुलाई को एक किस्म से शंखनाद हो गया था विधानसभा चुनाव का और गृह मंत्री अमित शाह महेंद्रगढ़ से एक OBC चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में राव इंद्रजीत सिंह की मौजूदगी में एक किस्म से वो स्वीकृति दिलवा गए कि नायब सिंह सैनी अब 24 में भी मुख्यमंत्री चुनाव का चेहरा हमारा रहेगा। तो एक महीने के अंदर अंदर आप देखोगे कि ये 21 किलोमीटर की रेवाड़ी में हाफ मैराथन थी, लेकिन कहीं ना कहीं 90 सीटों की विधानसभा में एक किस्म से 1/3 दौड़ को, हरी झंडी राजनीतिक दौड़ को आज नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम से झंडी दिखाई है। 16 जुलाई को महेंद्रगढ़ भिवाड़ी लोकसभा सीट की 9 विधानसभा को कवर किया और कल 10 अगस्त को पटौदी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटौदी के साथ साथ झज्जर, बादली और एक किस्म से कोसली इन विधानसभाओं को कवर किया और आज रेवाड़ी में आकर गुड़गांव लोकसभा सीट की 9 विधानसभाओं को कवर किया और अब रेवाड़ी के बाद पलवल में मुख्यमंत्री महारानी पद्मावती कॉलेज की आधारशिला महाराणा प्रताप भवन में जो रख रहे हैं, वहां फरीदाबाद लोकसभा की 9 सीटें, कुल मिलाके 30 विधानसभाओं का एक किस्म से हरी झंडी दिखा के राजनीतिक रेस को आज उन्होंने कहीं ना कहीं झंडी दिखाई है। नहीं, झंडी दिखाई है आपने, 30 सीटें तो गिना दी। क्या इन 30 सीटों में 30 की 30 सीट वो जीत पाएंगे, इतना मादा रखते हैं? क्योंकि 2019 में जब चुनाव हुए थे उससे पहले कहें कि जो खट्टर मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी रेवाड़ी में एक मैराथन की थी, आपको ध्यान होगा। ये मैराथन क्या लोगों को जोड़ने के लिए है या कोई मैसेज देने के लिए है? फिर आगे 30 सीट की तो आपने बात कर दी, जबकि 90 सीटें जीतने के लिए 45 सीटें चाहिए, 15 सीटें अभी और बचती है। तो किस तरीके से रणनीति पे काम किया जाएगा? क्योंकि होमवर्क हम पहले भी कह चुके हैं और कर रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, RSS इसकी पृष्ठभूमि में काम करती है और ये भी अपना होमवर्क करके चलते हैं। इन्होंने जाट नॉन जाट का एक किस्म से सीधा पाड़ा मांड रखा है, उसमें GT बेल्ट को इन्होंने कवर कर रखा है और इन 30 सीटों पर इनका फोकस है। तो जो आपने सही बताया कि भाई सीटें तो 46 चाहिए, 45 का आंकड़ा पार करना होगा, तो इनकी निगाहें GT बेल्ट और इस अहीरवाल और दक्षिणी हरियाणा के ऊपर है। आपने एक और सही बात कही है कि भाई वो कैसे पार पड़ाएंगे, तो वो मैं और कंप्लीट कर दूं कि अभी 1 महीना भी नहीं होगा। 16 जुलाई को जो महेंद्रगढ़ से
चाणक्य अमित शाह ने काम शुरू किया था। नहीं, मैं रोकूंगा। अमित शाह तो उससे पहले पंचकुला निर्देश दे गए, वे नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में होगा, राव इंद्रजीत को मैसेज देगा, लेकिन राव इंद्रजीत भी तो मुखर है। राव इंद्रजीत के बिना क्या ये अहिरवाल की सीटें जीत सकते हैं? ये लोग राव को तवज्जो देंगे नहीं देंगे, किस तरीके से? वही मैं बता रहा हूं हाँ। कि 11 अगस्त से 14 अगस्त तक हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान है। राव इंद्रजीत सिंह को जिस हर घर तिरंगा में सभी मंत्रियों को, सांसदों को, विधायकों को, और जहां नहीं है ना वहां डिप्टी कमिश्नर की भी ड्यूटी लगाई हुई है। तो राव इंद्रजीत सिंह को अब उस हर घर तिरंगा अभियान में महेंद्रगढ़ एक दिन का समय दिया गया है। ये तो रणनीति बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह की बता दी है। 16 जुलाई को भी मंच पर राव इंद्रजीत सिंह की जो स्थिति थी वो भी सबने देखी है, सबके सामने है। और कुरुक्षेत्र में 15 अगस्त को जो स्टेट लेवल का फंक्शन होता है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वहां झंडा फहराएंगे। तो इनका नैरेटिव बड़ा साफ है, बड़ा क्लियर है। लेकिन मैंने कहा ना कि अभी तो हरी झंडी दिखा के रवाना किया है इस राजनीतिक रेस को। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो अब तो इसका मतलब क्या माना जाए कि ये मैसेज दिया गया है? क्योंकि देखिए, बीजेपी चुनाव से पहले हाँफ रही है, 2 बार यहाँ पे अमित शाह लिए, और जिस तरीके से भी लोकसभा के अंदर 5 सीटों का डेंट उनको लगा है, जाहिर है हाँफ रही है बीजेपी लगातार, इसीलिए नायब सिंह सैनी को चेहरा बनाया गया है। लेकिन एक पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है, राव इंद्रजीत सिंह को लेकर राव नरबीर के बयान आप लगातार सुन रहे होंगे, कापड़ीवास के बयान सुन रहे होंगे, ये निपटना भी तो बड़ी चुनौती है ना इनके लिए कि टिकट वितरण में कैसे निपटा जाएगा। अपनी पार्टी कैडर को टिकट देंगे, राव इंद्रजीत कैडर को टिकट मिलेगी, राव को 7 सीटों पे समझौता करना पड़ेगा, 5 पे करना पड़ेगा। खबरें आ रही है 5 सीटों का ऑफर राव को दिया गया है कि 5 सीटें वो अपने हिसाब से कर ले, बाकी सीटों पर भी राव की सहमति लेना जरूरी, इस तरीके की खबरें आ रही है। और लगातार जो हम देख रहे हैं किस तरीके से अलग अलग जो है सर्वे किए जा रहे हैं, उनकी जन्म पत्री को खंगाला जा रहा है, तमाम चीजें की जा रही है कि किस तरीके से किस किस की कुंडली बैठती है। तो ये सब चीजें नहीं लगता भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। यह जो हाफ मैराथन है, या कहें कि पूरा हाफ ही रही है एक तरीके से, इस हाफ मैराथन के जरिए जगाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। मैं थोड़ा सा दर्शकों को और आपका भी इतिहास में ले जाना चाहूंगा। 1966 में हरियाणा बना और राव वीरेंद्र सिंह भी कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री 1967 में बन गए थे, पहले विधानसभा चुनाव के बाद। लेकिन जिस तरह से वो शॉर्ट टर्म रहा राव इंद्रजीत सिंह के पिताश्री राव वीरेंद्र सिंह जी का मुख्यमंत्री काल, उन्होंने अपनी विशाल हरियाणा पार्टी का गठन कर लिया। और आपको ताज्जुब होगा, पुराने लोगों को पता है लेकिन नए दर्शकों को शायद इस बात का गुमान भी नहीं है कि 1968 के हरियाणा के दूसरे विधानसभा चुनाव में विशाल हरियाणा पार्टी ने 39 सीटों पर चुनाव लड़ा। 39, सिर्फ 81 का हाउस था, और उस 39 में से 16 सीटें जीती थी विशाल हरियाणा पार्टी, जिसमें से 6 अहीर थे और 3-4 एससी सीटें थी। सरदार हरपाल सिंह टोहाना से सरदार थे, और चौधरी देवीलाल के पुत्र प्रताप सिंह बड़ोपल से, राजेंद्र सिंह कैलाना से, सफेदों से सत्यनारायण, मतलब लालचंद एलनाबाद से, 16 सीटें दूर दराज के क्षेत्रों से, और 31.18% वोट ली थी। 3,77,744। उस टाइम जनसंघ ने भी, भारतीय बीजेएस था जनसंघ, उसने 44 सीटों पर चुनाव लड़ा था, सिर्फ 7 सीटें वो जीत पाई थी। कांग्रेस ने सभी सीटों पर 81 पे लड़ा था और उनकी 48 सीटें आई थी। तो वोट परसेंटेज भी उस टाइम जो विशाल हरियाणा पार्टी का था वो कांग्रेस के बाद नंबर 2 पर था। तो मुख्यमंत्री बनने की चाहत तो मोहनलाल जी रामविलास शर्मा को भी है, राव नरबीर सिंह को भी है, और अपने राव इंद्रजीत सिंह को भी है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए दमखम होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए
आपका वही तो नजरिया मैं होना वही तो चाहिए। कह रहा हूं, आप इतिहास बता रहे हैं राव वीरेंद्र का, क्या उनके बेटे राव इंद्रजीत को नहीं पता होगा? वो दमखम नहीं दिखा सकते? अल्पमत के अंदर इस वक्त बीजेपी है, माना 14-19 के अंदर ठसकती मोदी की, लेकिन अब तो तमाम लोग सांस ले लेके जीते हैं। फिर तो राव को दिखाना चाहिए ना हिम्मत। राव हिम्मत कब दिखाएंगे? सीटें तो मांग रहे हैं और वो चक्कर भी काट रहे बिल्कुल हैं, आपने लेकिन दमखम तो दिखाए ना। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। तो अब ये देखने नायब सिंह सैनी ने तो झंडी दिखा के इस राजनीतिक रिले रेस को शुरू कर दिया है। अब इन्हें देखना होगा कि कौन लक्ष्मण रेखा लांघता है। जो विनर होता है उसको एक रेखा लांघनी पड़ती है, यानी कि एक इशारा किया राव को, भाई आप खुला भी लड़ सकते जा हैं, सकते हो। कोई भी मतलब। जो तेवर तलख तेवर राव नरबीर दिखा रहे हैं, पंडित रामविलास शर्मा दिखा रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह दिखा रहे हैं, और भी लोग दिखा रहे हैं, और भी दिखा रहे हैं, संतोष भी लग रही है, सब दिखा रहे। अब कैप्टन अभिमन्यु भी लग रहे हैं। इनमें कितना दम है ये देखने वाली बात है कि लक्ष्मण रेखा कौन कौन लाग सकता। हमारे पड़ोस में राजस्थान है, आपने देखा कि वहां चूरू में वो कसावा जो है वो बीजेपी का समर्थक था, बीजेपी का सिटिंग पार्षद वो एमपी था, लेकिन उसकी टिकट कटवाई राजनीतिक समीकरणों से। वो फट देसी कांग्रेस में शामिल हो गया, खुद भी जीत गया, 4-5 सीट और ले गया। मतलब सवाल, तो सवाल अब दक्षिणी हरियाणा में भी भाई चौहान साहब सवाल ये ना, तलवार की धार पे चले कौन? राव इंद्रजीत सिंह में मादा है कि तलवार की धार पे चले? भाई इधर पड़े तो इधर और इधर पड़े तो इधर। भाई हिम्मत भी तो चाहिए सांसदी छोड़ने के लिए, पार्टी खड़ी करने के लिए। वो कह तो रहे इंसाफ मंच जिंदा है, सामाजिक संगठन है, लेकिन हिम्मत तो दिखाए ना। आप तो कह रहे हैं कि भाई हाफ मैराथन के जरिए एक मैसेज दिया गया कि भाई आप खुला दौड़िए और दिखाइए अपना दमखम, कौन सा पार करके आता है, कौन सा सबसे पहले झंडी को लाइन को छूता है। लेकिन सवाल बड़ा ही है ना, हिम्मत कौन दिखाएगा? कौन सा हिम्मत दिखाएगा? राव नरबीर भी अभी जिस तरीके से धाड़ रहे हैं, क्या चुनाव आते हैं तो ठंडे नहीं पड़ जाएंगे? अमित शाह एक दौरा करेंगे, आप खुद कह रहे हैं चाणक्य एक दौरा करेगा, सब बैठ जाएंगे शांति से, बैठ जाएंगे। नायब सिंह सैनी पर मोहर लग गई तो फिर तो यही कह रहे हैं अभी आज झंडे दिखाइए। फिर आप राव वीरेंद्र का इतिहास बता रहे हैं। भाई उन बेटे को पता होगा मेरे पिता ने कितनी हिम्मत दिखाई थी, पिता के दम पर चलने के लिए दम चाहिए भाई। और भी तो है ना, ये पूरी प्रजा जो है, पूरा अहीरवाल है, अब सब सक्षम है। मतलब तो ये दमखम कोई भी दिखा सकता है। राव इंद्रजीत सिंह ना दिखाएं, अब सरदार हरपाल सिंह टोहाना से विशाल हरियाणा पार्टी की टिकट पर जीत गए, इधर फिरोजपुर झिरखा से रजाक जीत गया था विशाल हरियाणा पार्टी की टिकट पर। तो राव इंद्रजीत सिंह के तो पारिवारिक संबंध है सरदारों से, लेकिन तो ये क्यों नहीं अपने दायरे को बढ़ाते? अरे भाई तो बीजेपी भी तो इनको लॉलीपॉप देके रखती है ना, जैसे नाराज होते हैं इनको कुछ ना कुछ आश्वासन दे देते हैं, हाथ रख देते हैं। भाई पंचकुला के अंदर कल भाई नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ जाएगा, महेंद्रगढ़ करके जो है अमित शाह ने कुछ नहीं बोला इस मामले के अंदर कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। भाई क्या लगता है, मतलब मेरा सवाल ये है कि क्या लगता है, बीजेपी भी डरी हुई है कि राव को ज्यादा मत छेड़ो के नुकसान हो जाएगा? अब देखो डर तो सबको ही है। जो अब इतिहास की जब बात आ रही है तो 1999 में यही रामविलास जी हैं, यही राव नरबीर सिंह हैं और यही मनोहर लाल खट्टर हैं जिन्होंने अपने गठबंधन की बंसीलाल की सरकार गिराई। 2024 मार्च में ही यही मनोहर लाल खट्टर हैं जो जेजेपी और बीजेपी गठबंधन के तोड़ने का, टूटने का कारण बने। तो हो सकता है 2024 के विधानसभा चुनाव आते आते एक सुगबुगाहट, एक बहुत बड़ी बगावत की भी कहीं ना कहीं सुगबुगाहट भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। जिस तरह से कार्यकर्ताओं को, पुराने नेताओं को हाशिए पर लाकर दल बदलुओं को और मलाई खिलाई जा रही है, तो वो इतिहास भी दोहराया जा सकता है। इतिहास दोहराया जा सकता है, नरेश चौहान जी है। लेकिन सवाल ये है, जिस तरीके से सरकार खुद हाँफ रही है 2024 के चुनाव से पहले, बीजेपी लगातार आप देख रहे होंगे तमाम बीजेपी कैडर के लोग मुखर है टिकट को लेकर के, और 2019 में 75 पार का नारा लगाया। किस तरीके से दिग्गजों की टिकट कटी, चाहे उसमें रणधीर सिंह कापड़ीवास हो, राव नरबीर हो, संतोष हो और कई सारे नेता थे। और उसके बाद क्या असर बीजेपी का हुआ, 75 पार का नारा लगा करके 40 पे अटक गई। और अब आते आते दोबारा से किस तरीके से तमाम वो लोग मुखर है
क्योंकि राव नरबीर कल रेवाड़ी में थे, वो भी हमने आपको खबर दिखाई थी, विनय जी का विश्लेषण दिखाया था। लेकिन चौहान साहब एक अलग ही लीग पर चलते हैं, जिस तरीके से दावे कर रहे हैं, राव वीरेंद्र का इतिहास बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या राव वीरेंद्र का इतिहास राव इंद्रजीत सिंह को नहीं पता, जो उनके पिता थे? जाहिर है, लड़ने के लिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए दमखम दिखाना पड़ता है, और दमखम अगर दिखाएंगे तो ही सीएम की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे। लेकिन जिस हाफ मैराथन के जरिए जो चौहान साहब बता रहे, एक मैसेज दिया गया है कि कौन लीग तक पहुंचता है, कौन निशान तक पहुंचता है, ये अभी देखना होगा। क्योंकि टिकट वितरण होते होते बहुत सारे सिनेरियो बदलेंगे, राजनीति समीकरण बदलेंगे, या बीजेपी फिर राव को तवज्जो देगी। आपसे एक और सवाल करता हूं, आपको लगता है बीजेपी 9-10 सीटें पे राव को तवज्जो दे दे तो राव कुछ नहीं करेंगे, ना पार्टी छोड़ के जाएंगे, ना कुछ दमखम दिखाएंगे? देखो, राव को तवज्जो नहीं दे रहे। अब 15 अगस्त के झंडा फहराने में भी हमने देखा है रेवाड़ी, बावड़, मतलब राव को हमेशा तो क्या इंतजार कर रहे हैं? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, राव इंतजार कर रहे हैं या अभी और टाइम लगेगा थोड़ा सा, या नवज टटोल रहे हैं, नाप रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं की नाप रहे हैं, बागियों को देख रहे हैं किस किस की टिकट कटेगी, उनको अपने पाड़े में लाने की कोशिश की जा रही है? मनोहर मोहनलाल जी, हवा जो है वो हरियाणा में परिवर्तन की चल रही है। कांग्रेस के पास 2500 से भी ज्यादा फार्म आ चुके हैं। एक एक सीट पर कितने कैंडिडेट और पैसे नहीं हो जाएगी। रोड़ा तो ये है ना, वहां कांग्रेस भी तो हवा के अंदर उड़ रही है। पैसे दे के वो फार्म भी भर रहे हैं और पैसे भी दे रहे हैं सिक्योरिटी के। तो वो चीजें अभी, जैसे पहले भी राव इंद्रजीत सिंह का पिछले 47 साल का जो राजनीतिक कैरियर है, कि ये इनका जन्म भी, इनकी राजनीतिक पारी भी विशाल हरियाणा पार्टी से ही शुरू हुई थी। विशाल हरियाणा पार्टी के ये विधायक बने थे 77 में। तो ये आखिरी वक्त तक इंतजार करते हैं, और जो इनको पद मिला रहता है उसको छोड़ने की ये हिम्मत नहीं करते। लेकिन जब लगता है कि अब बात पक्की हो गई है, फिर ये पाड़ा बदलने में भी नहीं चूकते। तो ये चौहान साहब ने बता दिया, क्या चूकेंगे, नहीं चूकेंगे, पाड़ा बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, तमाम चीजें अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति जो इस बार बता रही है, बदलाव की बयान है। चौहान साहब भी इस बात को मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं बदलाव है, लेकिन ये बदलाव कितना हो पाएगा, किस किस का सीएम बनने का सपना पूरा हो पाएगा, किस किस को टिकट मिलेगी, कौन कौन बागी होगा, तमाम जनता भी प्रदेश की देख रही है, और मीडिया भी कहें कि अपनी निगाह लगाए हुए बैठा है। क्योंकि किस तरीके से हाफ मैराथन हुई, एक मैसेज देने की कोशिश की गई, क्या वो मैसेज देने में पूरी तरीके से नायब सिंह सैनी कामयाब हो पाए हैं, और टिकट वितरण तक क्या सिनेरियो बनेगा, तमाम चीजों पे हमारी भी निगाह बनी रहेगी। फिलहाल चौहान साहब, आपने एक बहुत अच्छा विश्लेषण किया, नई चीज लोगों को दी है, लेकिन यहां चलते चलते फिर हम कमेंट करेंगे कि लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, राव को हिम्मत दिखानी होगी, तभी उनका सीएम का सपना भी पूरा होगा। ऐसा ना हो वो बेटी को राजनीति में स्थापित करने के चक्कर में ही पड़े रहे और सीएम का सपना भी अधूरा रह जाए। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए अपडेट पर, तब तक के लिए नमस्कार।